नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों का अखबार में संयुक्त आलेख। अनिश्चितता से भरे दौर में वैश्विक सहयोग को बताया स्थिर और टिकाऊ। विकास का रास्ता, जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन संकट जैसी चुनौतियों का भी जिक्र। नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को मिलेगी रफ्तार। आज नॉर्वे में होगा तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। नॉर्वे के बाद आज रात इटली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति मैटारेला से होगी मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगा जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक। कहा, सहयोग और मजबूत करने पर रहेगा फोकस। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में बड़ी बैठक। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल। और मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के सोने को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें झूठी। वित्त मंत्रालय ने कहा, गोल्ड मोनेटाइजेशन का कोई इरादा नहीं। और अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में एक संयुक्त आलेख लिखा है। इसका शीर्षक है, इंडिया एंड स्वीडन डिलीवरिंग ग्रोथ, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। इस लेख में दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि दुनिया इस समय भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक विखंडन और जलवायु संकट जैसे दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में वैश्विक सहयोग ही स्थिर और टिकाऊ विकास का रास्ता बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षवाद और साझा जिम्मेदारी को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन संकट और औद्योगिक बदलाव जैसी चुनौतियों का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। लेख में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए लिखा गया, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में उसकी भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया। वहीं स्वीडन को स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग और नवाचार आधारित विकास मॉडल का अग्रणी उदाहरण बताया गया। लेख में कहा गया कि स्वीडन ने उत्सर्जन कम करते हुए भी आर्थिक विकास की गति बनाए रखी है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने लीड आईटी यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल को भारत स्वीडन सहयोग का बड़ा उदाहरण बताया। इस पहल को भारी उद्योगों के डीकार्बनाइजेशन और हरित औद्योगिक परिवर्तन का वैश्विक मंच कहा गया है। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अब केवल जलवायु लक्ष्यों की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी साझेदारी, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन और लो कार्बन इंडस्ट्रीज को बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने लिखा कि भविष्य की औद्योगिक क्रांति सहयोग, नवाचार और साझा निवेश से तय होगी, न कि संरक्षणवाद और अलगाववाद से। दोनों नेताओं ने नॉर्डिक देशों समेत अधिक देशों को इस साझेदारी से जुड़ने का आह्वान किया ताकि स्वच्छ तकनीक, हरित उद्योग और सतत विकास को वैश्विक स्तर पर नई गति मिल सके। लेख के अंत में दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि आज की वैश्विक अनिश्चितता में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग ही साझा समृद्धि, लचीली अर्थव्यवस्था और टिकाऊ भविष्य का आधार बनेगा। और अब बात करेंगे नॉर्वे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का आज दूसरा दिन है। नॉर्वे में आज का जो दिन है वो भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आज ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पीएम का यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। नॉर्डिक देशों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। 5 नॉर्डिक देश, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, इनकी आबादी करीब 2.5 करोड़ है और जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। प्रति व्यक्ति जीडीपी यूरोपीय औसत से 2 गुनी है। यहाँ तक कि फोर्ब्स 2000 की लिस्ट में 60 नॉर्डिक कंपनियां हैं, जबकि भारत में करीब 700 नॉर्डिक कंपनियां काम कर रही हैं। नॉर्डिक देशों की बात करें तो भारतीय कंपनियों का भी वहां पर वर्चस्व है।
और कुल द्विपक्षीय व्यापार अगर बात करें तो करीब 19 अरब डॉलर का है। नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर के, नॉर्डिक देश मिलाकर के, पांचों देश को मिला दें तो यूरोपीय संघ की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वो शामिल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा भी शामिल हुए। पीएम ने पिछले 12 वर्षों में भारत में हुए बड़े पैमाने पर सुधारों का जो रिफॉर्म्स हैं उनका उल्लेख किया। भारत की शानदार आर्थिक विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। पीएम ने भारत में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख भी किया। (2030) तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम ने कहा कि आज जब खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा वैश्विक चुनौतियां बन चुकी हैं, ऐसे में भारत और नॉर्वे इनका मिलकर के समाधान ढूंढ सकते हैं। पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता भी दिया। भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने। थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। वहीं नॉर्वे के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती देने वाला बताया है। The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time. So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. We are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas, and the cooperation is already extensive. नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश की कंपनियां भारत में निवेश को लेकर के बेहद उत्साहित हैं। India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have established what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. नॉर्वे के साथ भारत ने रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर के अहम समझौता किया है। पीएम मोदी ने नॉर्वे के पीएम के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की और इस सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की तो दुनिया में जारी संघर्षों के लिए संवाद से समाधान की बात भी दोहराई है।
43 साल बाद नॉर्वे की यात्रा पर ओस्लो पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे पर खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरा पहुंचे। दोनों नेताओं ने बाद में एक द्विपक्षीय मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत नॉर्वे के बीच रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर एक अहम समझौता हुआ। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। रणनीतिक स्तर की हरित साझेदारी के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल विकास को लेकर साझेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, टनल व स्लोप निर्माण में क्षमता विकास, विज्ञान व तकनीक, समुद्री ऊर्जा में अहम समझौते हुए। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष से गुजर रही दुनिया, विशेष तौर पर पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघर्षरत दुनिया के बीच भारत और यूरोप नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी यूरोप और भारत के बीच समझौते को निवेश, रोजगार, व्यापार के लिए अहम करार दिया। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। We now have a free trade agreement between EFTA countries and India with great expectations and ambitions. One of the most important trade agreements we have ever signed. New large opportunities for investments, innovation and job creation in areas such as green tech, renewable energy, maritime industries and seafood. And for India, I believe it's the first free trade agreement with European partners of its kind. But we are also moving forward in other areas. We are now elevating our relationship to a green strategic partnership, which gives us the foundation to work on knowledge, resources and ambitions for the green transition, where we depend on succeeding both of us. नॉर्वे किंग हराल्ड V से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान किंग ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में भी खासा उत्साह नजर आया। प्रवासियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय संस्कृति और विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया। भारतनाट्यम की बच्चों द्वारा प्रस्तुति, सितार और तबले की जुगलबंदी। प्रवासियों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने अपने बचपन से सुना है और देखा है, वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहा है। I liked it very much, and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। आज उनको देख के ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग। पर मोदी है तो मुमकिन है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओस्लो से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान मिला। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 32 हो गई है। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। ये पीएम मोदी के लिए 32वां वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए समाचार। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अगले पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे और आज शाम वो इटली के लिए रवाना होंगे। उनकी 5 देशों की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव होगा। प्रधानमंत्री की ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है।
पीएम मोदी इस दौरान अपने समकक्ष मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश काफ़ी बढ़ा है। भारत इटली में व्यापार बढ़कर के 14.25 बिलियन यूरो हो चुका है। 2029 तक 20 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। रेमिटेंसेस की बात करें तो 2025 में भारत का निर्यात 8.55 बिलियन यूरो रहा। द्विपक्षीय व्यापार 2029 तक 20 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। रेमिटेंसेस में 594 मिलियन, सेवाओं का व्यापार करीब 1.33 बिलियन। भारत इटली का 14वां सबसे बड़ा आयात का स्रोत और भारत में लगभग 800 इटालियन कंपनीज मौजूद हैं जो कि फैशन, ऑटोमोटिव, रसायन, ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। और रोम के उत्तरी इलाके की खूबसूरत वादियों में इन दिनों तबले की थाप, संस्कृत के भजन और ध्यान के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। निर्मल हाउस के भीतर इटली के कोने कोने से आए इतालवी नागरिक जुटे हैं। इन लोगों ने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, योग और दर्शन को अपने जीवन में उतारा है। संवाददाता नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। रोम की भीड़भाड़ वाली सड़कों और ऐतिहासिक स्मारकों से दूर भारत को महसूस करने का एक अलग ही आनंद है। इटली के ग्रामीण इलाके में बसे निर्मल हाउस में पूरे इटली से लोग योग, ध्यान, संगीत और आध्यात्मिकता के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये नजारा भारत और इटली के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक सेतु बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा से जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित हुआ है, तो वहीं इस तरह के प्रयासों से दोनों मुल्कों के लोगों के बीच संस्कृति और आपसी मानवीय जुड़ाव भी तय हो रहा है। योग एक सार्वभौमिक भाषा है, इसलिए यह हमेशा से ही मनुष्यों के भीतर मौजूद रही। यह केवल हमारी सोच और संस्कृति की बनावट के कारण अब तक छिपा हुआ था। सौभाग्य से भारतीय समाज और संस्कृति ने इसे मानवता के विकास में एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखा। यहाँ मौजूद कई लोगों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये उस प्राचीन ज्ञान की जन्मभूमि है जो आज भी महाद्वीपों के पार अपनी पहचान रखता है। किसी ने बरसों पहले योग की शुरुआत की थी, तो किसी को जीवन के कठिन दौर में ध्यान का सहारा मिला। लेकिन आज ये सभी भारत के बारे में बेहद सम्मान, गर्मजोशी और गहरी श्रद्धा के साथ बात करते हैं। योग का जन्म भारत में हुआ था। मुझे लगता है कि योग मेरे खून में है, या मुझ में समाया हुआ है, या ऐसा कुछ है जिसे मैं अपने से कभी भी अलग नहीं कर सकती। ये जुड़ाव यहाँ हर तरफ साफ दिखाई देता है। तबले की थाप में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बेहद सधे हुए अंदाज में सीखी गई मुद्राओं में और सामूहिक ध्यान की उस गहरी शांति में। कई प्रतिभागियों के लिए जो सफर दशकों पहले शुरू हुआ था, वो अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में जब भारत और इटली व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो वहीं ध्यान और योग के प्रति लोगों का लगाव दोनों देश के लोगों में एक मजबूत स्तंभ का काम करता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट यानी जन जन का जुड़ाव, एक ऐसा सांस्कृतिक संबंध जिसे समझौतों या आधिकारिक बयानों के जरिए नहीं नापा जा सकता। आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हो रही है। इटली में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भारतीय योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि योग उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और उनके मन को स्थिरता देता है। यही कारण है कि आज सहज योग इटली के हजारों लोगों के मन में बसा हुआ है और मानसिक शांति के लिए वो इस योग को लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए समाचार। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
हिंदी भाषा से इटली के लोग बहुत प्रेम करते हैं। डी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने रोम में कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। हिंदी भाषा की पहचान धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को न केवल अपना रहे हैं बल्कि हिंदी भाषा में बातचीत भी कर रहे हैं। इस समय हम रोम में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ दो लोग हैं जो हिंदी भाषा से बहुत प्यार करते हैं। इटली के रहने वाले हैं लेकिन इनका प्रेम हिंदी है। क्यों आपने हिंदी भाषा को बोलना पढ़ना पसंद किया? ओके, सचमुच ये एक लंबी कहानी है, पर संक्षेप में कहूँ तो मैं एक गुरु का अनुसरण करता हूँ। उनका नाम है हैरा खान बाबा जी। वे उत्तराखंड से थे और यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि क्या करूँ, और मेरे मन में बहुत संदेह थे जैसे कौन सा विषय पढ़ना है मुझे। और लेकिन एक दिन मैंने अपने गुरुजी की एक किताब में पढ़ा था कि हिंदी और संस्कृत सीखो और दूसरे लोगों को सिखाओ। अच्छा, हिंदी में क्या आपको अच्छा लगता है और जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो कैसा फील होता है आप लोग? अच्छा, तो मेरे अनुसार हिंदी एक समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सी भाषाएं नदियों की तरह आकर मिलती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में अरबी हैं, फारसी हैं, संस्कृत और वगैरह वगैरह अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं। और मेरे लिए ये सबसे आकर्षक बात है क्योंकि हिंदी एक संसार की तरह है पर उसकी पहचान बहुत मजबूत है। आप हिंदी में पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या था कि हिंदी में पीएचडी करना है? तो 5 सालों के बाद, तो मेरे बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद मैंने सोचा है कि शायद एक पीएचडी करने की कोशिश करूंगा। और अभी मैं एक पीएचडी हिंदी के बारे में कर रहा हूं। जॉर्जिया भी इस समय हमारे साथ हैं। जॉर्जिया, हिंदी भाषा से प्रेम मतलब क्या आपको लगता है जब आप हिंदी बोलती हैं या हिंदी पढ़ती हैं, और क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है हिंदी के बारे में। इतालवी के जैसा बहुत अलग है, बहुत सिमिलर है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए आप सप्ताह बोलते हैं और हम सेत्ते बोलते हैं, और सब छोटी छोटी चीजें अलग अलग है। अच्छा, हिंदी में क्या अच्छा लगता है जब आप हिंदी पढ़ती हैं या बोलती हैं, तो कैसा फील आता है आप लोगों को? कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ऐसा फील है। और मैं बहुत बॉलीवुड फिल्म देखती हूँ। आपने देखा कि रोम के निवासी हैं और हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। जब आप भारत से बाहर दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ के लोग अगर आपकी भाषा बोलते हैं तो एक भारतीय होने के नाते गर्व भी महसूस होता है और अच्छा भी लगता है कि आज हिंदी की पहचान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सम्मान के साथ हो रही है। कैमरामैन मोहित विकी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। प्रधानमंत्री मोदी की रोम यात्रा पर ईसाई समुदाय के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज दुनिया के हर मुल्क में भारतीयों को खास तवज्जो दी जाती है। हर भारतीय को विदेशों में सम्मान मिलता है। फादर विजय टोपो से खास बात की संवाददाता नीरज सिंह ने। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और हमारे साथ विजय जी हैं जो काफ़ी समय से रोम में हैं। दोनों देशों के बीच बड़े गहरे संबंध हैं। कैसे देखते हैं इस यात्रा को? आदरणीय प्रधानमंत्री के आने से हम ये दोनों देशों में एक तो रिश्ता मजबूत होगा, जिसके चलते हम अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। एजुकेशन, इकोनॉमी, कल्चर, ऑल्सो फॉर ग्लोबल पीस। उसके लिए हम ये दोनों देश मिल करके काम कर सकते हैं। किस तरह का इंतजार है यहाँ पर, खासतौर से भारतीय समुदाय के लोग? एक हर्ष है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत पहले से वो खबर हो चुकी है। एक बड़ी संख्या है यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों की और इनका कहना है कि जो इटली के लोग हैं, भारतीय संस्कृति, भारत के लोग हैं, उनको पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन दोनों देशों के रिश्तों को एक
नई ऊंचाई पहुंचाएगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे को लेकर के रोम में रहने वाले सिख समुदाय भी काफ़ी खुश हैं। इटली में करीब 2 लाख के आसपास भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। अधिकांश सिख समुदाय के लोग हैं। रोम से देखिए संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। इटली के अंदर करीब 1.5 लाख के करीब सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रहते हैं और आपको बता दें कि इटली की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और ये दौरा भारत और इटली के संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। इटली के डेयरी उद्योग में एक बड़ा योगदान सिख समुदाय का रहा है। भाई कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों को क्या लगता है कि एक नई गहराई और एक नई ऊंचाई मिलेगी इस यात्रा से? बिल्कुल जी, यहाँ का जो डेयरी फार्मिंग का जो किता है वो बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न, ऐसी संधि जड़ी है वो होनी चाहिए देशों की जिसमें डेयरी फार्मिंग का और एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग का ये कोई समझौता होता है भारत के साथ, तो जैसे यहाँ पर हमारे इंडियन लोग आकर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो इनकी तकनीकें थोड़ी हमारे से अच्छी हैं। तो यहाँ पे काम करने के साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला हुआ है और अगर समझौता होता है कुछ, तो अगर इंडिया में जाके ये काम करते हैं तो हमारा इंडिया भी और ज़्यादा तरक्की पे पहुँच सकता है। प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो हम सब उनका वेलकम करते हैं। एक तो हमारे समुदाय जो है, हमारे देश के जो इंडिया के सारा समुदाय हैं, उनमें भी खुशी आती है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया है और आके वो इन लोगों से बातचीत होती है। इन लोगों में हमारी बात जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है जो यहाँ आए हैं, उन लोगों को भी होता है क्योंकि इंडिया आज डेवलप के रास्ते में जा रहा है। हम इनसे कोई ना कोई फ़ायदा ले सकते हैं इन कंट्रियों से, क्योंकि हम आगे बढ़ने की रेस में हैं अभी। मैं लास्ट ईयर 25 में गया था और मैंने देखकर जो सड़क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में यहाँ हूँ, इटली में हूँ। तो एक बहुत बड़ा तब्दीली आई हुई है इस 20-25 साल के टाइम में। तो ये आपने देखा कि रोम में जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका कहना है कि अगर डेयरी क्षेत्र में अगर किसी तरह का समझौता होता है तो उसका फ़ायदा भारत में रहने वाले किसानों को भी होगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से वहाँ पर जो कारोबारी हैं उनके मन में भी उत्साह है। संवाददाता नीरज सिंह ने भारत के कारोबारी अशोक गुलारिया से खास बातचीत में जानने की कोशिश की कि पीएम मोदी की इटली यात्रा से वहाँ के जो भारतीय कारोबारी समाज है उसको क्या कुछ उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर इटली में रहने वाले भारतवंशी जो खासतौर से कारोबार से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के संबंध जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उससे उनको भी फायदा होगा और भारत और इटली के बीच जो संबंध है वो और ज़्यादा बेहतरीन होंगे। सर, 2014 के बाद कैसे आप देख रहे हैं भारत इटली संबंधों को, खासतौर से व्यापार की दृष्टि से देखें? सर, व्यापार की दृष्टि से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो डील्स हो रही हैं इंडिया और इटली के बीच के अंदर, जो प्रोडक्ट, जैसे मेरा ही ले लीजिए सर, हम सबसे पहले हमने गारमेंट से स्टार्ट किया, आज हम ग्रोसरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गारमेंट भी कर रहे हैं। तो डे बाय डे रिलेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बनी है। पहले किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने रहती थीं और अभी कैसी स्थिति है? सर, पहले कस्टम में जब मर्जी हो ये इंडिया से आने वाले सामान, राइस वगैरह पे चेक के लिए रोक देते थे, डिले होता था। अब धीरे धीरे चीज़ें बदली है और भारत सरकार की कोशिशों से इंडियन एम्बेसी है रोम में, उसकी जो कमर्शियल विंग है उनके सहयोग से चीज़ों में बदलाव आया है। वो हेल्प कर रहे हैं, वो इटालियन ऑफिशियल्स को अप्रोच करके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो चीज़ें हैं, वो समझने में फ़र्क था। बाकी दिन ब दिन सर इंडिया और इटली के रिलेशन बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। इस विजिट से खासतौर से जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, इस विजिट से क्या उम्मीद है उनको? सर, विजिट से और नए समझौते होंगे, भारत और इटली के बीच में समझौते होंगे तो यहाँ पे और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों में भारत के लिए और ज़्यादा अपनत्व आएगा। तो भारत के जो लोग हैं इटली में रह रहे हैं,
कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह है उनमें? सर हम बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री जी का दौरा इटली में हो रहा है और हमारी प्रधानमंत्री जी जो मेलोनी जी हैं वो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही उनके रिश्ते बहुत ही उच्च स्तर पर हैं। तो सर सभी चाहे आप सिर्फ डियास्पोरा क्यों जो भी गवर्नमेंट ऑफ इटली है सभी में उत्साह का माहौल है सर। तो ये आपने देखा कि जो कारोबारी समुदाय से जुड़े लोग हैं, खासतौर से जो इटली में रह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये विजिट काफ़ी खास रहेगी, खासतौर से दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर, और इसके साथ साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जो स्पेशल बॉन्डिंग है उसका भी कारोबार पर असर पड़ेगा और भारत और इटली के जो संबंध हैं वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, रोम, इटली। तो तैयारियां जोरों पर है। आज शाम प्रधानमंत्री इटली पहुंच रहे हैं। ढेर सारी जो तस्वीरें हैं और जो स्टोरीज हैं हमारे पास आ रही हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। मसाला ओए छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े अपने पुराने निर्देशों में बदलाव की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। स्पष्ट कहा है कि उनका पुराना आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस पहले के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अस्पतालों, बस अड्डों, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो सार्वजनिक स्थानों से अधिकारियों द्वारा पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मंदिरों के सोने को लेकर फैलाए जा रहे दावों पर केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि मंदिरों में रखे सोने के मुद्रीकरण को लेकर वायरल हो रही खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार की ओर से मंदिरों, धार्मिक संस्थानों या फिर ट्रस्ट्स के पास मौजूद सोने को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्रालय ने उन दावों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार मंदिरों के सोने के बदले गोल्ड बॉन्ड जारी कर सकती है या फिर उसे राष्ट्रीय रणनीतिक गोल्ड रिजर्व में शामिल करने की तैयारी कर रही है। मंत्रालय ने मंदिरों के शिखरों, दरवाजों या धार्मिक संरचनाओं पर लगी सोने की परत को रणनीतिक स्वर्ण भंडार का हिस्सा बनाने जैसी बातें भी पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद बताया है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हो रही है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में 4 राज्यों के बीच आपसी मुद्दों के समाधान और केंद्र और राज्य संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होती है। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ सरकार इस बार इस परिषद की मेजबानी कर रही है। आज की बैठक में इन सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग के साथ मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की है। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने इसे सार्थक बताया। एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, आई कोट, वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग के साथ एक सार्थक द्विपक्षीय बैठक हुई। हमने भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा,
उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को और गहरा करने का तरीकों पर चर्चा की। भारत वियतनाम के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वियतनाम के वायुसेना अधिकारी महाविद्यालय में स्थापित भाषा प्रयोगशाला का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया गया। हमें खुशी है कि दोनों पक्षों ने AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम दौरे पर हैं। आज उन्होंने वियतनाम के संस्थापक नेता और पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हो ची मिन्ह की दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह को वियतनाम में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में सांकेतिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। समारोह के दौरान उन्होंने विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर भी किए। कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे एक महान और सकारात्मक कदम करार देते हुए लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सिस्टर अभया के दोषियों की जल्द पहचान और उन्हें कड़ी सजा दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में कोलकाता पुलिस के 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। इसमें तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, पुलिस उपायुक्त उत्तरी डिवीजन अभिषेक गुप्ता और पुलिस उपायुक्त मध्य डिवीजन इंदिरा मुखर्जी भी शामिल हैं। अधिकारियों के निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा कराने का आदेश दिया है। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए समाचार के साथ। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। भारत का कॉफी उद्योग 2026 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचता दिख रहा है। जनवरी-अप्रैल अवधि में कॉफी निर्यात करीब 27% बढ़कर के 1.74 लाख टन हो गया। खास बात यह है कि रोबस्टा कॉफी और इंस्टेंट कॉफी की वैश्विक मांग में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2025-26 की जो फसल वर्ष है उसमें रिकॉर्ड 4 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का अनुमान जताया है। भारत के कॉफी क्षेत्र ने 2026 की शुरुआत मजबूत प्रदर्शन के साथ की है। कॉफी बोर्ड के अनुसार जनवरी-अप्रैल 2026 के दौरान भारत का कॉफी निर्यात साल दर साल करीब 27% बढ़कर 1.74 लाख टन पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 1.37 लाख टन पर था। आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में काफी निर्यात का मूल्य 775 करोड़ से बढ़कर 937 करोड़ पर पहुंच गया। प्रति टन औसत निर्यात की प्राप्ति 4.75 लाख रुपए से बढ़कर के 4.95 लाख रुपए हो गई। रोबस्टा कॉफी का निर्यात 36% बढ़ा और यह 85,168 टन पर पहुंचा। इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट कॉफी के री एक्सपोर्ट में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत वैश्विक बाजार के रोबस्टा कॉफी के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, जबकि इंस्टेंट कॉफी जैसे वैल्यू एडेड उत्पादों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2025-26 फसल वर्ष यानी अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच 4 लाख टन से ज्यादा रिकॉर्ड कॉफी उत्पादन का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेहतर पैदावार और अनुकूल मौसम के कारण यह बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का कॉफी उद्योग अब केवल पारंपरिक रोबस्टा निर्यातक तक सीमित नहीं रह गया है।
इंस्टेंट कॉफी निर्यात में ये वृद्धि ये दिखाती है कि भारत केवल कच्चे बीन्स ही नहीं बल्कि प्रोसेस्ड कॉफी उत्पादों पर भी ध्यान दे रहा है। हालांकि उद्योग का भविष्य सकारात्मक है, लेकिन मौसम में अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम अब भी बड़ी चुनौती है। अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान और मौसम में बदलाव कॉफी की पैदावार और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर 2026 के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि भारत का कॉफी उद्योग मजबूत वृद्धि के दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां बढ़ता उत्पादन, बेहतर निर्यात मूल्य और वैश्विक मांग इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देखते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी खबरें। में कान फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री जूलियन मूर को वुमेन इन मोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान और समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल और फ्रेंच लग्जरी ग्रुप केरिंग की ओर से प्रस्तुत वुमेन इन मोशन अवार्ड सिर्फ लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पहचान, समावेशन और वास्तविक बदलाव के संदेश का प्रतीक है। पूर्व में इस मंच से सम्मानित निकोल किडमैन, वायोला डेविस, जैन फोंडा और मिशेल यूह जैसी फिल्म मेकर्स और कलाकार रही हैं, जिन्होंने अपनी कला के जरिए महिलाओं की आवाज को ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह मजबूत किया है। इस अवार्ड को स्वीकार करते हुए अमेरिकी अभिनेत्री जूलियन मूर ने लैंगिक समानता की लड़ाई पर गंभीर विचार साझा किए। जूलियन मूर का कहना है कि लोगों का पर्दे पर दिखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उनका कैमरे के पीछे रहकर कहानियां और खबरें बनाना भी है। उनका अपना सफर इसी सोच का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों, स्वतंत्र फिल्मों और कलात्मक सिनेमा में ऐसे बेमिसाल किरदार निभाए हैं जिन्हें किसी एक दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। उनके निभाए गए किरदारों में महिलाएं बेहद मजबूत, समझदार और गहरी भावनाओं वाली नजर आती हैं। फिल्म स्टिल एलिस में उनके यादगार अभिनय के लिए उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान अकादमी पुरस्कार ऑस्कर भी मिल चुका है। इसके अलावा फॉर फ्रॉम हेवन, बूगी नाइट्स, द आवर्स जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने सिनेमा में महिलाओं की कहानियों को एक नई दिशा दी और दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। पर्दे के बाहर भी जूलियन सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। अमेरिका में बंदूक से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनी संस्था एवरी टाउन फॉर गन सेफ्टी की रचनात्मक समिति की वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। वो हमेशा से हिंसा रोकने वाले कड़े कानूनों और नीतियों की बड़ी समर्थक रही हैं। वुमेन इन मोशन का मकसद सिर्फ मशहूर और दिग्गज हस्तियों का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि नई और होनहार प्रतिभाओं का साथ देना भी है। इसी कड़ी में इस पुरस्कार के तहत चुनी गई महिला निर्देशक को अपनी फिल्म या प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने के लिए 50,000 यूरो का अनुदान दिया जाता है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की चपेट में है। लोग घरों से निकल रहे हैं तो चिलचिलाती धूप से उनका सामना हो रहा है। लू के थपेड़े भी उन्हें झुलसा रहे हैं। सूरज की तपिश और तापमान 7वें आसमान पर है। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने लोगों को कुछ सुझाव दिए हैं कि वो कैसे गर्मी को मात दें, क्या करें क्या ना करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है।
सीधी धूप के संपर्क में आने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और पीक आवर्स में बाहर कदम न रखें। नियमित अंतराल पर हाइड्रेशन ब्रेक लें, यानी पानी पिएं और इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ताज़े फल खाएं। बिना पानी पिए घर से बाहर भी न निकलें और छांव वाले सुरक्षित स्थानों पर ही आराम करें। तेज धूप में भी भारी श्रम करने से बचें और मरीज और बुजुर्ग अपना विशेष ख्याल रखें। बीमारियों के लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। बच्चों को बंद गाड़ियों में बिल्कुल अकेला न छोड़ें और इमरजेंसी हो तो तुरंत 108 पर कॉल करें। बिना डॉक्टरी सलाह के हैवी डाइट ना लें और अगर कोई भी लक्षण दिखे तो आप सावधान हो जाएं, जैसे कि चक्कर आना या फिर सिर दर्द के शुरुआती लक्षण, मतली या तेज बुखार का खतरा, हीट स्ट्रोक में बेहोशी के दौरे भी पड़ते हैं। और जो हीट स्ट्रोक है बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है और गंभीर स्थिति में 108 या फिर 102 डायल करें और बच्चों और बुजुर्गों को इसका खतरा अधिक रहता है, उनका विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं की भी विशेष निगरानी बहुत ज़रूरी है और बीमार लोग अतिरिक्त सावधानी ज़रूर बरतें। आयुष मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि गर्मी को मात देने के लिए लोग आयुर्वेद को अपनाएं और आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक बचाव के उपाय भी सुझाए हैं। आयुर्वेद के अनुसार छाछ और नारियल पानी पीना आपके लिए फ़ायदेमंद है। नींबू पानी से शरीर का तापमान घटता है। पारंपरिक पेय जैसे कि आम प्रपानक या आम का पना, उसका सेवन करें। सिद्ध और योग में शीतली प्राणायाम करें। यूनानी चिकित्सा में सनबर्न रोधी जो हर्बल लेप है उसका इस्तेमाल करें और होम्योपैथ में अगर आप जाते हैं तो इसके अनुसार धूप में विशेष एहतियात बरतना ज़रूरी है। अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाले एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम का चयन करेंगे तब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन और रोहित शर्मा की मैच फिटनेस पर विशेष चर्चा हो सकती है। इस बात की संभावना कम है कि बुमराह को दोनों प्रारूपों के लिए चुना जाएगा। वहीं रोहित शर्मा की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है। आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट के वजह से वो मुंबई इंडियंस के कई मुकाबलों से बाहर रहे थे। केवल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उन्होंने बल्लेबाजी की थी। ऐसे में चयनकर्ता उन्हें तभी टीम में शामिल करेंगे जो वो पूरी तरह से फिट हों। दूसरी ओर विराट कोहली ने आईपीएल में शानदार फॉर्म दिखाकर अपनी उपयोगिता फिर से साबित की है। जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने वाले आकिब नबी भी चयनकर्ताओं की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। आईपीएल का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाना है, जबकि 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। वनडे मैच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में 14, 17 और 20 जून को खेले जाएंगे। फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत।